में हमारा टैगलाइन है कि जमीन पर टिकेंगे फलक तक पूछेंगे। तो आप जमीन पे स्टोरी करके फलक पे आपसे पूछने आ गए और हम लोग फलक पे ही चल रहे हैं एक तरीके से। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपका विशेष जोर जंगल राज पे था। मैंने कहा कि मैं मंगल राज की बात करता हूँ, जंगल अपने आप समझ में आ जाएगा। मोकामा में एक दुलत चंद यादव जी हैं, उनकी हत्या हुई और उसका आरोप जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा। इस पर चूंकि वो आरजेडी के थे, यादव बिरादरी से थे, इसको लेकर के फिर बाकी लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि बीजेपी आरजेडी पे जंगल राज के आरोप लगाती है, तो क्या ये मंगल राज है, क्या इस पे कार्रवाई हो। एमपी बीमारू से सुधारू राज्य की तरफ बढ़ने लग गया। क्या वजह रही कि बिहार जो है उस पैमाने पर ग्रो नहीं करता? नहीं, बीमार पैमाने पे ग्रो हुआ है। आप बताइए, बिहार का पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे सर? लेकिन बिहार आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार अरे पुराने से जहाँ आप जिस जगह से चालू हुए हैं उसी से तो गिनती होगी ना। घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं, बतौर सीएम आप अब तक अपने घोषणा पत्र के कितने वादे इंप्लीमेंट कर चुके हैं? और क्योंकि देखिए, मैं आम लोगों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, उनको लगता है कि यार नेता घोषणा कर देते हैं, कुछ होता नहीं। उस पर्सपेक्टिव को तोड़ने के लिए आप लोगों ने कुछ काम किया? जीते कैसे हैं आपके? जीते, परिवार बढ़ रहा है। आप ये भी आपने अच्छी बात कही कि न केवल हमारे आम जनजीवन में बदलाव आया, उनका भरोसा बढ़ा, सरकार सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। ये भी चीते के पुनर्वसाहन का प्रयोग विश्व में पहली बार सक्सेस हो रहा है। जानवरों की बात कर ली, अब इंसानों पे आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके साथ आज भी जानवरों जैसा सलूक कर दिया जाता है। जैसे एमपी में घटना सामने आई कि 2 दलितों को पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। कार्रवाई आपने की, क्या की वो आप बताएंगे? बतौर मुख्यमंत्री, बतौर इंसान तकलीफ होती है अगर किसी इंसान के साथ ऐसा होता है? देखिए, ये कोई भी घटना है, ये घृणित घटना है। एक नेता है प्रशांत किशोर, जानते हैं उनको आप? हाँ, सुना, मैं मिला नहीं। मिले नहीं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि बिहार में अगर शराबबंदी अच्छी है और इससे बिहार के लोगों को लाभ हो रहा है, तो बीजेपी बाकी अपने राज्यों में लाभ क्यों नहीं दे देती? क्या आप न्यूज पिंच के कैमरे पे ये वादा कर सकते हैं कि अभिनव 3 साल बाद जब एमपी का चुनाव आएगा तो आप इन जिलों में जाके कवर करेंगे और मैं अपनी तरफ से श्योर करता हूं कि बहुत सारी चीजें बदल दूंगा? आप 3 साल की बात करो, 2 साल में बदलाव आ जाए। सीएम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है, लेकिन क्या रोजी रोजगार, पलायन, इन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आपने सही मुद्दा उठाया। पहली बार बिहार में सड़कें बनी हुई देख रहे हैं, गंगा पे नए पुल बनते देख रहे हैं। कि सब नेता ये दावा करते हैं कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमने देखा है अक्सर नेता गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर हो जाते हैं और लोग गरीब रह जाते हैं। आपको ये जानकारी दूसरे ढंग से पूछना चाहिए। जी बताइए। हम देख के क्लिक कर दिया है तो आप थोड़ा सा सोच में होंगे कि न्यूज पिंच ये कहां से आ गया, ये मुख्यमंत्री न्यूज पिंच के साथ कैसे आ गए, ये तो बिहार चुनाव कवर कर रहे थे। तो भाई साहब, बिहार में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज लगा रखी है। हमने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया, हमने आरजेडी के नेताओं का इंटरव्यू किया, आरजेडी के और बड़े नेताओं के इंटरव्यू प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कहा कि एक इंटरव्यू बीजेपी के खेमे से भी आना चाहिए। तो बतौर स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बिहार में प्रचार करने आए, तो हमने कहा कि इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें समय दीजिए, आपका पक्ष जानना चाहते हैं, बिहार में आप लोगों की क्या प्लानिंग है, आपको पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी और इसी बहाने मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, हमारे वहां भी बहुत सारे दर्शक हैं, वो भी जान जाएंगे। स्वागत है सीएम साहब। आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। कैसा चल रहा है प्रचार? बढ़िया चल रहा है। जब बयार चल रही है, एनडीए की निश्चित रूप से सरकार बन रही है। सरकार बन रही है, उस पर मैं आऊंगा। पहले मुझे ये बताइए, आप मध्य प्रदेश से आए, प्रचार किया, आज कहाँ रैली थी आपने? मैं दीघा में, आज पटना के अंदर मेरे मित्र संजीव चौरसिया जी हैं, उनके यहाँ प्रचार करने गए। अच्छा, एक दर्शकों को एक गुजारिश कर देता हूँ, हो सकता है कि हम जो है फ्लाइट में हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नॉइस आए, लेकिन आप इनकी बातों को गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री प्रदेश के सर्वे सर्वा होते हैं, तो उनके और अभी पार्टी का जो स्टार प्रचारक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एमपी से बिहार आए, एमपी और बिहार में क्या फर्क नजर आया? तो एमपी और बिहार में मूल रूप से मुझे ज्यादा फर्क तो नहीं दिखा, लेकिन ये बात सही है कि एमपी के और बिहार के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। अशोक के काल से उज्जैन महाजनपद था, 10 साल गवर्नर युवराज करके अशोक वहाँ रहे, बाद में सम्राट पटना में बने।
राजा भोज के काल में भोज जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो वो भोज अपने परिवार सहित बाकी परिवार के लोग यहाँ लाए, तो भोजपुरी भाषा आज बिहार में चलती है, तो भोज के वंशजों के कारण चलती है। कई कारण से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्य मंदिर बनवाया यहाँ पर, इसीलिए मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई। हजारों साल पुराना हमारा यह देश, और ऐसे में बिहार और मध्य प्रदेश के रिश्ते कई कारण से बहुत कॉमन है। ये हमारी साझा विरासत का हिस्सा है। हम गंगा बेसिन के लोग भी हैं। शिप्रा जी चंबल में जाती, चंबल यमुना में जाती, यमुना गंगा में आती है। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, जो घूमते हुए गंगा जी की धारा को बिहार में समृद्ध करती है। हम सब परस्पर इस देश के ऐसे हजारों साल के कई सारे रिश्ते बता सकते हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये भाई भाई जैसे ही है। बिल्कुल। तो पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी आपको? पार्टी तो अभी चुनाव में स्वाभाविक रूप से हमारी एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है, और वहीं से बिहार की हमारी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव में उतर रही है। तो डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी की और माननीय नीतीश कुमार जी की, उस पक्ष में मैं अपनी बात करने, अपने खुद के अनुभव से, अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से मैं अपनी बात करने आया हूँ। तो किन सीटों पे आपको जिम्मेदारी दी गई है? हमारी तो कॉमन सीटें हैं, जिन भी सीटों पर जाना है, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव लड़ना हो, या बीजेपी का कैंडिडेट हो, या हमारे एनडीए के गठबंधन का कोई भी दल का व्यक्ति हो, हम हमारी एनडीए की अच्छाई बताने के लिए जा रहे हैं। जो जानकार बताते हैं वो ये बताते हैं कि भाई जो भी पार्टी होती, कोई भी पार्टी, वो अपने प्रचारकों को समीकरण बैठाने के लिए लगाती है कि भाई फलानी जगह है तो फला जगह जाओ। अब जैसे यहाँ सीधा मुकाबला आरजेडी से है, तो आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं उसको साधने के लिए, कहाँ देख रहे हैं आप लोग अपने आप? देखिए, हम कहीं नहीं देख रहे, हम हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की अच्छाई, माननीय मोदी जी के किए गए काम और भाजपा के एजेंडे पे बात करते हैं। और अब तो ये सुस्पष्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई है, और मोदी जी के आवाज पर पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। नीतीश कुमार जी के काम के भरोसे से जनता नीतीश कुमार जी को पसंद करती है। मैं उसी में अपनी बात रखता हूँ और जनता को पसंद आती है। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपका विशेष जोर जंगल राज पे था। मैंने कहा कि मैं मंगल राज की बात करता हूँ। जंगल अपने आप समझ में आ जाएगा। मंगल में न केवल लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भी जुड़ते हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा हम सब जानते हैं कि आज ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आप बताइए, देश की आज़ादी के समय से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले टूटा था, तो सोमनाथ का मंदिर आज़ादी के बाद बनना चाहिए, पहल उनने की थी। सब बाकी राजनेताओं को सीखना चाहिए। कांग्रेस ने गलती की, इस तरह से ध्यान नहीं दिया, राम मंदिर का मामला उलझाया, कांग्रेस को उसकी कीमत चुकाना पड़ी। जो भगवान राम, कृष्ण और सनातन संस्कृति, इससे कोई बच के कैसे चल सकता है? और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराते हुए इस देश में चींटी भी नहीं मरी, और हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के भगवान राम मंदिर का भूमि पूजन भी देखा और भगवान के धाम में प्रवेश भी देखा। खैर ये तो जो राम मंदिर का मुद्दा और ये वो तो पिछले चुनाव तक रहा, अभी भी उसका असर दिखता है जमीन पे, क्योंकि भाई वो बड़ा एक लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ने वाला है। लेकिन कोर इश्यूज क्या है, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, कोर विषय ये भी है कि जब बाबा महाकाल के महालोक का मंदिर बन जाता है, हम मध्य प्रदेश वासी आनंद में डूबते हैं। हमें भगवान राम और भगवान कृष्ण के पदगमन मार्ग पर और भगवान कृष्ण के पद जहाँ जहाँ पड़े हैं, वहाँ वहाँ लीला हुई, वहाँ हम देवस्थान बनाते हैं। तो यहाँ बिहार में क्यों नहीं बनना चाहिए? भगवान कृष्ण की लीलाएं बिहार की धरती पे भी हुई है। तो हम इस बात को रखते हैं कि भाई आज जब भगवान राम के धाम में मुस्कुरा रहे हैं भगवान श्री राम, तो मथुरा में क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? इसमें क्यों बुरा लगना चाहिए? इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम वोट बैंक आ जाता है? क्यों कोई अपनी पार्टी बात नहीं रखती है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी तो मुद्दा है। जब काशी में महाकाल के समान काशी का लोक का आनंद आता है, भगवान राम का धाम आनंद आता है, तो सीतामढ़ी में पहली बार मोदी जी और एनडीए सरकार के माध्यम से माता सीता के जन्म स्थान को भव्य बनाने की बात आती है। इसमें क्यों कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग नहीं बोलते? कांग्रेस क्यों अड़ंगे लगाती है?
हमारे लिए जनता के जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ सांस्कृतिक मान बिंदुओं का भी प्रश्न है ना। ये इससे क्यों बच सकते लोग? वो बचना भी नहीं चाहिए। सांस्कृतिक अपने धारा जिसके आधार पर इस देश की पहचान हजारों साल से भगवान राम और कृष्ण के देश के नाते से है। इसमें बोलने में क्यों संकोच होना चाहिए? आप वहां गए हैं जहाँ पे सीतामढ़ी में ये जगह है? हाँ हुआ। आपने देखा कि जो राम मंदिर जो अयोध्या में बना और वहां दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के विकास में। अभी ये जगह बहुत पीछे है, बहुत तालाब गंदा है, बहुत काम करने की। इसीलिए तो कहा है कि पहली बार प्रोजेक्ट बना करके ये मोदी जी का विजन है कि देश भर में आप अंदाज लगा लो, मोदी जी के पहले के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुए हैं, विदेश के व्यक्ति को केवल ताजमहल क्यों ले जाते थे? आज मोदी जी मदुरई के मंदिर में ले जा रहे हैं, तंजौर के मंदिर में ले जा रहे हैं और पवित्र गीता रामायण महाभारत दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है ना। अतीत के वो गौरवशाली पृष्ठ को सबके सामने क्यों नहीं लाना चाहिए? और ये ही विरासत हमको समृद्ध करती है, दुनिया के बीच में भारत की अच्छाई को ले जाती है। और इसी धरा के आधार पर जब काशी में महाकाल बाबा विश्वनाथ का धाम आनंद में है, बाबा महाकाल का आनंद हमने सबने बताया 2022 के बाद, इससे हमारी पूरी इकोनॉमी बदली है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, लोगों की आस्था मजबूत हुई है। और मैं मान के चलता हूँ कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद तो हिंदू मुस्लिम भावना भी एक हुई। जैसे धारा 370 हटने के बाद पहली बार पहलगांव का आतंक का हमला होता है और आज पाकिस्तान के खिलाफ पूरा कश्मीर भी खड़ा होता है, पूरा देश भी खड़ा होता है। अदरवाइज 370 के रहते रहते पुराने माहौल क्या थे आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं बोलूंगा तो शर्म आएगी। आज हमारे देश की देशभक्ति मजबूत हुई धारा 370 हटने के बाद। तो ये विषय तो आना चाहिए जनता के सामने। ये सारे मुद्दे एक टाइम पीरियड हो गया। सीएम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है, लेकिन क्या रोजी रोजगार पलायन इन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आपने सही मुद्दा उठाया। पहली बार बिहार में सड़कें बनी हुई देख रहे हैं, गंगा पे नए पुल बनते देख रहे हैं। आप बताइए, यही माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है जो हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर दिखा रही है, नीचे ऊपर दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहे हैं। यही बिहार है कि शाम पड़े लोग आराम से घूम रहे हैं। तो ये जो बदलाव आया है ये जनता महसूस करती है। इसी आधार पर जनता की वोट से सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी सरकार बनाते हैं, एनडीए की सरकार बनती है। सिर्फ 20 साल से एमपी में आपकी सरकार है, कमोबेश 1-2 साल कमलनाथ जी के छोड़ दिया जाए, और लगभग ही 20 साल से वही 1-2 साल इनके जो इधर उधर हुए उसको छोड़ दिया जाए। एमपी बीमारू से सुधारू राज्य की तरफ बढ़ने लग गया। क्या वजह रही कि बिहार जो है उस पैमाने पर ग्रो नहीं कर पाया? नहीं, बीमार पैमाने पे ग्रो हुआ है। आप बताइए, बिहार का पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे सर? लेकिन बिहार आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार अरे पुराने से जहां आप जिस जगह से चालू हुए हैं उसी से तो गिनती होगी ना। उसके बावजूद भी ये जो हमारी डेवलपमेंट की गिनती है, नीतीश बाबू सरकार में आज खड़े हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण जनता का भरोसा है। जनता उनको विकास पुरुष मानती है। और मोदी जी ने 15 लाख करोड़ रुपया, आज ये लोकतंत्र में तो आप भी मानोगे, दिल्ली की सरकार से अपने राज्य की सरकार के संबंध अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से उसकी ग्रोथ 4 गुना बढ़ती है। सर देखिए, मैं तो गांव देहात में घूमने वाला आदमी हूँ। मैं देखिए अभी फ्लाइट में बैठा हूँ तो मेरे जूतों में और पैंट में मिट्टी लगी हुई है। अभी जस्ट जो है मैं ग्राउंड रिपोर्ट करके सीधे हमारा टैगलाइन है कि जमीन पे टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे। तो आप जमीन पे स्टोरी करके फलक पे आपसे पूछने आ गए और हम लोग फलक पे ही चल रहे हैं एक तरीके से। मैं जब जाता हूँ ना गाँव में देखता हूँ, जैसे हमने एक मुसहर डॉक्यूमेंट्री बनाई, एससी समुदाय का एक वर्ग है और बहुत ही हाशिए पर है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है। आप लोग जैसे बतौर मुख्यमंत्री मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा नहीं दे रही, लेकिन क्या वजह है कि जमीन तक नहीं पहुंच पा रही? आपने मोदी जी की सरकार की पीएम जनमन योजना के प्रोजेक्ट नहीं देखा। पीएम जनमन में ऐसी पिछड़ी से अति पिछड़ी जातियां जो एससी की है, एसटी की है, उनके लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं। मेरे अपने राज्य के बारे में बता सकता हूँ। हमारे बेगा, सहरिया, भारिया 3 जातियां हैं। इनको राशन, पीएम जनमन के 2 लाख के मकान, 1,500 रुपया महीना उनको प्रति माह राशन का भत्ता। उनके लिए हमने नौकरियों में भी पहली प्राथमिकता के आधार पर बगैर कोई लिखित एग्जाम के
सीधी उनकी सर्विस दिलवा रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि ये बात सही है कि ऐसी जातियां जिनके अंदर और ज्यादा काम करना चाहिए। ये भी मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष योजना से कर रहे हैं। इसके पहले की सरकारों ने बिल्कुल काम नहीं किया। तो अच्छा। आज आप जिसको बता रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से अगर वो अति पिछड़ी श्रेणी में आती है तो उसका लाभ वो उठाएंगे। नीति आयोग के माध्यम से हर एक जाति का, उनको ऐसे जिलों का भी जिनको आकांक्षी जिला करके लिया है, जहां पर सिंचाई की सुविधा कम है, जहां डेवलपमेंट पिछड़ गया है, पहली बार इन जिलों की श्रेणी छांट करके इनके लिए विशेष पैकेज भारत सरकार दे रही है। सीएम साहब, आप लोग जैसे आप तो बतौर मुख्यमंत्री अब आपको काफी टाइम होने जा रहा है और आपका तो अच्छा, एक बात बताओ, आप ये इस सवाल का जवाब कितनी बार दे चुके हो कि आप मुख्यमंत्री कैसे बने और कब पता चला? देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके हो? अब मैं इस जवाब को मैं वैसे बोलता हूँ कि मेरे 2 साल के काम के आधार पे बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। आप जवाब प्रधानमंत्री का भी देखिए कि प्रधानमंत्री जीवन में पहला चुनाव लड़े, सीधे मुख्यमंत्री बने। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। प्रधानमंत्री भी, माननीय प्रधानमंत्री जी सीधा चुनाव लड़े लोकसभा का और प्रधानमंत्री बने। मैं तो एक बात ये आपसे जानना चाहता अपने काम के आकलन से उनके बारे में राय बनती है। मैं भी ये मान के चलता हूँ मेरे काम के बलबूते पे अब हमारी राय चलती है। और आपको इस बात का जवाब मिला है कि जैसे हम सीएम बने और लोकसभा का चुनाव आया 6 महीने में, और हम अपनी 29 की 29 लोकसभा सीट आजादी के बाद पहली बार जीते हैं। ये जवाब है उन सारी बातों का जिसके आधार पे हमारा चयन हुआ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बतौर सीएम, आप बतौर सीएम जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है, जैसे अभी आपकी पार्टी ने जारी किया कि 1 लाख रोजगार सरकारी नौकरियां देंगे, पेंशन की बात है, जीविका योजना की बात है, घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं, बतौर सीएम आप अब तक अपने घोषणा पत्र के कितने वादे इंप्लीमेंट कर चुके हैं? और क्योंकि देखिए, मैं आम लोगों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, उनको लगता है कि यार नेता घोषणा कर देते हैं, कुछ होता नहीं। उस पर्सपेक्टिव को तोड़ने के लिए आप लोगों ने कुछ काम किया? मैं केवल 2 उदाहरण देता हूँ जी। और उनका आंकड़ा बताना चाहूंगा वो कितना बड़ा आंकड़ा है। हमारी जितनी योजनाएं चालू हुई थी, एक भी योजना पुरानी सरकार की हमने बंद नहीं की। जो योजना धन के अभाव पे, चुनाव के कारण से चालू करके बाद में बंद कर देते हैं, वो हमने एक भी योजना बंद नहीं की। उसके उल्टे हमने कहा कि हमारा जो बजट है, इस बजट को 5 साल में डबल कर देंगे। तो हमने 3,27,000 से चालू करने वाला बजट आज 4,21,000 करोड़ पे ले आए हैं और 15-16% की ग्रोथ निकाल रहा है। ये इस बात के लिए पर्याप्त है कि हमने अपनी ग्रोथ भी मेंटेन की और योजनाएं भी चलाई। और 2 जनहितैषी योजना केवल बताना चाहूंगा। जब हमने हमारी सरकार बनने के पहले 2023 में जून में लाडली बहना योजना चालू की थी, और ये लाडली बहना योजना चालू करी तो कांग्रेस से ही सब लोगों ने कहा था केवल चुनाव तक है, पैसा ही नहीं है, बंद हो जाएगी। आज 2 साल हो रहे हैं, 1,000 की योजना में गए साल 1,250 रुपये, 250 रुपये बढ़ाए थे। इस साल हम 1,250 में 250 और प्लस करते हुए 1,500 रुपये महीना चालू कर रहे हैं। ये योजना से 1,27,00,000 बहनों को प्रति महीना पैसा दे रहे हैं। अकेली इसी योजना पे हमारी सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, बगैर दिक्कत के, बगैर कोई परेशानी के, इजी वे में। इतना ही नहीं, ये घोषणा पत्र में कहा था कि हम बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ाने के मैंने प्रमाण दिए। हमारी सरकार के घोषणा पत्र में थी कि हम 27 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी 2 ही साल हुए हमारे, गए साल हमने 2,600 रुपये क्विंटल चालू कर दिए। अभी गए साल से 4 साल, इस साल तो ये सरकार का भी 2,585 का भाव है। गए बार 2,425 था तो 2,500 का बोनस हमने प्रति क्विंटल दिया। आप ये भी मानोगे पंजाब से भी ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, लेकिन हर व्यक्ति को हमने बोनस दिया। कोई राज्य इतना पूरे विश्व में 2,600 रुपये क्विंटल गेहूं किसी ने नहीं खरीदा, केवल मध्य प्रदेश ने खरीदा। तो ये हमारी वित्तीय तरलता की पोजीशन भी बताती है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी बताती है कि जो बोलते हैं करके दिखाते। क्योंकि हम बिहार से, पटना से भोपाल की तरफ चल रहे हैं, तो मैं भोपाल में अब चलूँ एंटर करूंगा। एक बिहार से जुड़ा एक और सवाल पूछ रहा हूँ जो बहुत हॉट टॉपिक है, करंट मुद्दा है, और बहुत सारे जानकार कह रहे हैं कि ये चुनाव का टर्निंग पॉइंट है, सिक्का यहाँ पे खड़ा हो रखा है। आपकी पता नहीं जानकारी में है कि नहीं, आप
क्योंकि व्यस्त रहते हैं बहुत, सारे आपको रैलियां करनी हो या न्यूज़ देखा है नहीं। मोकामा में एक दुलत चंद यादव जी हैं, उनकी हत्या हुई और उसका आरोप जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा। इस पर चूंकि वो आरजेडी के थे, यादव बिरादरी से थे, इसको लेकर के फिर बाकी लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि बीजेपी आरजेडी पे जंगल राज के आरोप लगाती है, तो क्या ये मंगल राज है, क्या इस पे कार्रवाई होगी? देखिए, मेरे को जो मालूम नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और ऐसी कोई भी घटना हुई, मैं पक्का कह सकता हूँ कि कोई भी अपराधी अगर होंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। चलिए अब एमपी चलते हैं। चीते कैसे हैं आपके? चीते परिवार बढ़ रहा है। आप ये भी आपने अच्छी बात कही कि न केवल हमारे आम जनजीवन में बदलाव आया, उनका भरोसा बढ़ा, सरकार सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। ये भी चीते के पुनर्वसाहन का प्रयोग विश्व में पहली बार सक्सेस हो रहा है। अन्यथा कई देशों ने प्रयोग किए थे, चीते पूरे एशिया से गायब हो गए। हमने नामीबिया और अफ्रीका से चीते लाए, 20 चीते लाए थे। आज की स्थिति में 32 चीते हमारे पास है और ये पहले केवल पालनपुर कूनों में थे, अब गांधी सागर में भी स्थापित करके तीसरा नौरोदेही भी हमने टाइगर अभयारण्य के समान चीता अभयारण्य चालू करने वाले हैं। अगली खेप हमारी वहीं जाने वाली है। और न केवल चीते बल्कि तेंदुआ, टाइगर, घड़ियाल, ये सब विश्व में सर्वाधिक रूप से, कहीं वल्चर, जंगली गिद्ध, बाज, ये हमारे पास है। कई ऐसे राज्यों को हम अपने यहाँ से उनके लिए दे भी रहे हैं ताकि हमारी वन्य जीव संपदा बढ़े। कल ही हमने मां नर्मदा में मगर छोड़े। आपकी जानकारी के लिए, मगर जैसे जंगल का राजा टाइगर जंगल के सारे अनुशासन को मेंटेन करता है, सभी प्रकार के जीव जंतुओं की आबादी सहित सब पे कंट्रोल रखता है। अनुशासन के हिसाब से टाइगर का जंगल में होना उतना ही जरूरी है जितना नदी में मगर का होना। मगर मरी मछली खाता है, ज्यादा मछलियों की तादाद तो फिर मछली खा के कंट्रोल करता है। बाकी व्यवस्थाओं में भी जिस जंगल में, जिस नदी में मगर होगा, उसका पानी की क्वालिटी बढ़ जाती है। जानवरों की बात कर ली, अब इंसानों पे आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके साथ आज भी जानवरों जैसा सलूक कर दिया जाता है। जैसे एमपी में घटना सामने आई कि 2 दलितों को पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। कार्रवाई आपने की, क्या की वो आप बताएंगे? बतौर मुख्यमंत्री, बतौर इंसान तकलीफ होती है अगर किसी इंसान के साथ ऐसा होता है? देखिए, ये कोई भी घटना है, ये घृणित घटना है, लेकिन ये संगठित अपराध नहीं है। ये घटना, कई सारी घटनाओं की ऐसी चीजें होती जो सडनली हो जाती है, लेकिन शासन का, सुशासन का पक्ष वही दिखाई देता है कि जहाँ घटना हुई वहां त्वरित गति से कार्रवाई उस पर होती है ताकि ऐसी घटनाओं को बढ़ने से रोका जा सके, तुरंत गति से काम होता है। ये हमारी सरकार के सुशासन के पैमाने हैं। नहीं तो अन्यथा हमारी सरकार आजादी के पहले से डाकुओं की समस्या से जूझ रही थी, नक्सलाइटों की समस्या से। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने नक्सल प्रभावित पूर्णतः हमारा डिंडोरी मुक्त किया है। बालाघाट जो एकमात्र जिला था, उसकी कैटेगरी भी बदल करके सामान्य डाल दी है। हमने सभी क्षेत्रों में समान कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराध, जिन अपराधों का समाज में स्थान नहीं होना चाहिए, उस पर कार्रवाई की। जैसे अभी बीते दिनों इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स के साथ जो है बदसलूकी के आरोप लगे, उस पर आप लोगों ने कार्रवाई की? आपने देखा होगा कि हमने त्वरित गति से जो संबंधित इसको पकड़ के लाए हैं और वो उसका जुलूस भी निकाला, और एक हाथ पैर पे पट्टी बता रही है कि हमारी पुलिस कार्रवाई करने में कैसे सक्षम है। ये जुलूस निकालने का क्या कल्चर है मध्य प्रदेश में? देखो, अपराधी करता है और कई बार वो बार बार अपराध करता है, तो कहीं ना कहीं समाज पे संदेश भी जाता है कि अपराध ने अपराधी की है। अपराधी पे जो कोर्ट कार्रवाई करेगी, सजा होगी, वो तो लंबी बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से भी उसको कहीं ना कहीं एहसास कराना पड़ता है कि इससे दूसरे लोग सबक ले कि इससे बचना चाहिए। जैसे उज्जैन में भी कोई गोकशी के आरोप का मामला था, तो वहां पे मैंने देखा था कि आरोपी का जुलूस निकाला गया था, लेकिन बहुत से जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है। नहीं है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे द्वारा कोई सार्वजनिक रूप से इन सारी बातों को ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में जो अभिरक्षा में है, अगर उसको कोर्ट पहुंचाना है तो कोर्ट पैदल पहुंचाते हैं। ये भी तो तरीका है ना, हम उसको वाहन से क्यों पहुंचाएंगे?
ये एक तरह से दोनों बात उसमें लाते हैं कि भाई जो अपराधी है बार बार अपराध कर रहा, गलत काम कर रहा है, तो समाज में उसका चेहरा भी करा दे, लेकिन इसके पीछे भाव दुर्भावना वाला नहीं है। सुशासन के साथ हमारी कानून में आस्था है, इसलिए हमारे यहाँ क्राइम रेट लगातार डाउन हुआ। एक बात है, आपके जो विरोधी है खास करके कांग्रेस पार्टी, आप पे आरोप लगाती है कि हमारे मुख्यमंत्री रिएक्टिव ज्यादा है, प्रोएक्टिव कम है। जैसे कि कप सिरफ वाली घटना हुई तो बाद में सरकार जागी, पहले एक्शन नहीं लिया गया। जैसे ये जो गन दिवाली पे हुआ, कई बच्चों की आंख में प्रभाव पड़ा। देखिए, ये ऐसी जोरदार चीजें हैं जिसके आधार पर कांग्रेस अपने कार्यकाल को भूल जाती है और हम पे बात करती है। आप बताइए, कफ सिरप जिसकी आपने बात निकाली, ये कफ सिरप मध्य प्रदेश में नहीं बनती, ये बनती है कांग्रेस के सहयोगी दल के साथ तमिलनाडु में। हमारे यहाँ कफ सिरप अब जो मेडिसिन यहाँ बनती नहीं है, लेकिन हम ये भी आप मान के चलिए कि ड्रग एक्ट के अंतर्गत हर दवाई की शीशी को जांच नहीं कर सकते। वो तो बेच का बेच अगर गड़बड़ है तो उसका सैंपल कोई आता है, वो जैसे रिपोर्ट आई हमने तुरंत बैन किया, कार्रवाई की, उसको पकड़ के लाए, वो हमारी जेल में बंद है। ये हमारी तत्परता है। उसी प्रकार से गन की आपने बात कही, गन का मुद्दा ऐसा नहीं है जो बताया गया। गन मैं खुद जिससे मिलके आया हूँ, आप ये जो टिकड़ी फोड़ने की बंदूक में भी अगर कोई झांक के देखेगा और वो चल जाएगी तो आंख खराब होगी। धूल भी अगर आपके आंख में डाल दूंगा तो आंख खराब होगी। ऐसे वो आंख गन में देख रहा है। मैं जिससे मिलके आया और उनको भी एक आंख से तो दिख रहा था, दूसरे जो बड़े सज्जन थे उनसे पूछा कैसे लगी, बोले मैं गन चला रहा था तो चली नहीं, तो मैंने देख रहा था कि चल क्यों नहीं रही है, और वो चल गई। अब इसका क्या बोलेंगे लोग। लेकिन हमने कहा फिर भी ऐसी चीजों को प्रतिबंध कराया। हमने कहा ये तुरंत इस जैसे नॉलेज में आया, क्योंकि कोई फैक्ट्री में नहीं बन रही है, लोग जुगाड़ से बना लेते हैं। अमेजन वगैरह ने बना के बेच रहे थे, वहां भी हमने प्रतिबंध रुकवाया। आपने रुकवाया। अच्छा, एमपी में बहुत सारी चीजें बात होती है। मैं एमपी के जब नक्शे को देखता हूँ तो कुछ जिले बहुत समृद्ध हैं, कुछ जिलों में बड़ी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन कुछ जिले बहुत पिछड़े हैं। जैसे अनूप शहर है आपके यहाँ पे, और जैसे कुछ एक आध जिलों का और नाम आता है कि वो नीति आयोग की रिपोर्ट में भी सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। आपकी सरकार उन जिलों के लिए स्पेशल क्या कर रही है? हमारी सरकार, इसीलिए मैं मोदी जी की प्रशंसा करता हूँ, ये जिलों का आर्थिक समृद्धि, विकास के पैमाने, इन सारी बातों का डाटा इकट्ठा करके इन जिलों के लिए विशेष पैकेज माननीय मोदी जी के माध्यम से भी मिल रहा, जिसमें आदिवासी अगर है तो धरती आबा योजना के अंतर्गत मकान बनाने से लगा करके उनके गुजर बसर के भत्ते तक, और हमने अपने विभिन्न प्रकार के आरक्षणों में उनकी प्राथमिकता के सबके जीवन बदलने के लिए बड़े पैमाने पे काम चालू किया है। और उसी के समान जो हमारी अधोसंरचना के कामों से जहाँ बेहतरी हो सकती है, जैसे आकांक्षी जिला हमारा राजगढ़ था, जहाँ पर बड़े पैमाने पे पलायन होता था, हमारी घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त जातियाँ वहाँ निवास करती थी। आज की स्थिति सबसे ज़्यादा डैम हमारे वहाँ बनाए गए माननीय मोदी जी के सहयोग से, तो हमारा पलायन रुक गया, बल्कि जो लोग गए थे वो भी आ गए, खेती बाड़ी करने लगते। आज की स्थिति में सबसे समृद्ध जिलों में से एक वो हमारा राजगढ़ हुआ, जो पिछड़ा जिला था। ऐसे हमारा श्योपुर का जो आपने बात निकाली, श्योपुर जिला भी उसी श्रेणी का है। बिल्कुल, हमने ये चीता प्रोजेक्ट ही में डाला है ताकि पर्यटन के माध्यम से बदलाव आए। पार्वती कालीसिंह चंबल योजना के माध्यम से, पीकेसी योजना से जल के डैम बना रहे हैं ताकि खेती की वहाँ निर्भरता बढ़े और लोगों के जीवन बेहतर हो। ऐसे हर एक क्षेत्र में अलग अलग योजना चलाते हुए ऐसी योजनाओं से हम जिलों को बेहतर ला रहे हैं। क्या आप न्यूज पिंच के कैमरे पे ये वादा कर सकते हैं कि अभिनव 3 साल बाद जब एमपी का चुनाव आएगा तो आप इन जिलों में जाके कवर करेंगे, और मैं अपनी तरफ से श्योर करता हूँ कि बहुत सारी चीजें बदल दूंगा? आप 3 साल की बात करो, 2 साल में बदलाव आ जाए। आप एक बार जाके देखिएगा, मेरे साथ चलिएगा, पिछले 2 साल में हमने क्या किया और आने वाले 2 साल में हम क्या कर रहे हैं। लगातार बदलाव आ रहा है और बिल्कुल जीवन बहुत बेहतर हो रहा है उनका। जैसे उदाहरण के लिए जो मैंने श्योपुर की बात की, हमने मुरैना में मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, लेकिन श्योपुर में मेडिकल कॉलेज पहले खोल दिया। डिंडोरी हमारा ट्राइबल का बेल्ट था, वहाँ हमने आयुर्वेदिक कॉलेज मंजूर कर दिया। मंडला में मेडिकल कॉलेज खोल दिया।
ये जो हमारी भावना है कि भाई केवल खाने पीने का नहीं, हेल्थ से लगा करके आमदनी तक के और अधोसंरचना के सभी क्षेत्रों में काम होना चाहिए। अच्छा, एक फैसला आपका बीते दिनों बहुत चर्चित रहा, शराबबंदी कुछ आप जगहों पे की आपने। तो उसका आपको लाभ मिला या आर्थिक नुकसान हुआ, घाटा हुआ? देखिए, हम इसको नुकसान फायदे से नहीं देखते हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता है। धीरे धीरे करके हम शराब और शराब से जुड़ी हुई चीजों को बंद करेंगे। पूरे प्रदेश में? हमने अभी तो हमारे 19 शहरों में बंद किया है, धार्मिक शहरों पर, जिसमें बड़ा से बड़ा शहर नगर पालिका निगम उज्जैन भी है। आपके गृह क्षेत्र हाँ, में? हमने बंद किया, नगर में ने शराबबंदी कराई है। इसी प्रकार से अमरकंटक से लगा के दतिया तक, ओरछा से लगाकर अमरकंटक, ओंकारेश्वर, सभी धार्मिक नगरों पे हमने शराबबंदी की। एक नेता है प्रशांत किशोर, जानते हैं उनको आप? हाँ, सुना, में मिला नहीं। मिले नहीं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि बिहार में अगर शराबबंदी अच्छी है और इससे बिहार के लोगों को लाभ हो रहा है, तो बीजेपी बाकी अपने राज्यों में ये लाभ क्यों नहीं दे देती? देखिए, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात भी सही कि कई सारे लोग प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी विचार भी करते हैं, भारत सरकार विचार करती जैसे है गुजरात में है। बहुत सारे कारण से। तो ये बात सही है कि हमारी सामाजिक जागरूकता बढ़ती जाएगी और मैं मान के चलता हूँ धीरे धीरे इस प्रकार के नशे की प्रवृत्ति से निजात मिलती जाएगी। जैसे शराबबंदी की हो गई, मैं थोड़ा अब आपके पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। एक नेता है संजय पाठक, बीते दिनों बड़े चर्चा में रहे। हाई कोर्ट के जज ने बोला कि भाई ये प्रभावित करने की कोशिश कर हाई कोर्ट के जज ने बोला कि प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वही संजय पाठक ही है वो? देखिए, मैं चूंकि कोई मामले मुकदमे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर मुझे कुछ बोलना ठीक नहीं लगेगा। बट आपने उनको, पार्टी ने चिताया उनको? मैंने क्या कहा कि जो प्रकरण कोर्ट में चल रहा है उसमें मुझे बोलना ठीक नहीं। मैं क्या है कि बिहार चुनाव कवर कर रहा था, तो मैं कुछ पॉइंटर नोट कर लिए ताकि मैं आपसे पूछ लूंगा कि एमपी का तो मैं ज्यादा इस समय देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, एक मुद्दा और याद आया मुझे, भर्तियों को लेकर के आपके क्या प्लान है? क्योंकि मैं सवाल पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि एमपीएससी की भर्तियां बहुत दिनों से रुकी हुई हैं, कई जगहों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पद खाली हैं। उन पदों को भरने के लिए मोहन यादव बतौर सीएम क्या कर रहे हैं? हमने लगभग 1 लाख पदों की मंजूरी दे करके भर्ती अभियान चलाया हुआ है और आपकी जानकारी के लिए बता, 67,000 से ज्यादा पदों को हमने भर दिया और हमने पीछे बैकलॉग जो था 4 साल का एमपीपीएससी का, वो 2025 तक ले आए हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि हम हर पद भरना चाहते हैं, बल्कि हमारे लगभग 3.5 लाख लोगों का प्रमोशन के पद हमने पीछे समय निकाल करके सभी प्रकार के विभागीय प्रमोशन प्रारंभ किए थे। वो तो कोर्ट में चले गए, अन्यथा वो सारे लोगों को लाभ मिलेगा और लगभग 2 लाख नए पद और खाली होंगे जिनमें हम लोगों को भर्ती करेंगे। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे बीते दिनों अखबारों कुछ विज्ञापन हुए, उसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आई और उस पे लेकर के ये कहा गया कि जैसे मैं अपना सवाल फिर से फ्रेम करता हूँ, जैसे पटवारी भर्ती हुई उसमें बहुत सारे आरोप लगे, या व्यापम की भर्ती हुई, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं एमपी के छात्रों को कि अब जो भर्तियां होंगी वो बिल्कुल फेयर होंगी, पेपर लीक देखिए, नहीं जब होगा? से हमारी सरकार चल रही है हमने लगातार भर्तियां भी की है और भर्तियों के दरमियान बहुत निष्पक्षता से भर्तियां की है, इसलिए कोई घोटाला नहीं हुआ और भूले भटके छोटी मोटी कोई किसी ने गलती भी की है, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पे एक्शन भी लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि और आगे बढ़ करके अभी हम एक और नए प्रकार की परीक्षा कराने चाहते हैं, हाँ, जैसे क्या- यूपीएससी की तर्ज पर, जहाँ एक ही एग्जाम होती है हर साल और वहाँ से अलग अलग कैटेगरी के लोग निकलते जाते हैं, कोई सिविल सर्विस में, कोई पुलिस में, कोई इनकम टैक्स के, अलग अलग, कोई रेलवे के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परीक्षा एक और क्रमशः क्रमांक के आधार पर, नंबर के आधार पर वो अपने अलग अलग लोगों को उनकी श्रेणी में परीक्षा में ये कब भेजेंगे। से चालू कर देंगे आप? ये हम चालू कर रहे हैं, इसमें कैबिनेट से निर्णय लिया है, हम बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग सबकी बात कर ली, युवाओं की, आम लोगों की और तमाम अधिकारियों की। बिजनेस की बात कर लेते हैं। आप बहुत इन्वेस्टर समिट करवा रहे हैं, आप जो है उनको आमंत्रित कर रहे हैं। आपकी स्टेट जीडीपी में उसका कोई फर्क दिखा आपको अब तक? क्या उस पे आप लोगों ने अब तक कितनी सफलता हासिल? देखिए, हमने एक बहुत अलग ढंग से, हमारा राज्य बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने पहले जीआईएस होती थी केवल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक ही स्थान पे, इंदौर पे, वहाँ की बजाय हमने उसको पहली बार तो भोपाल में चालू किया और उसके पहले हर रीजनल
कॉन्क्लेव इंडस्ट्री हमने अपने कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे प्रारंभ की। तो हमने कहा हमारे पूरे राज्य में समृद्धि आना चाहिए, पूरे राज्य में ये काम चलना चाहिए। उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। फिर हमने कहा कि ये जो हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी है जन कल्याण की, और इसको सरलीकृत रूप से, तो 18 प्रकार की पॉलिसियां हमने सीधे सीधे पॉलिसियां डिक्लेयर की। उस पॉलिसी के अंतर्गत इजी में लैंड आवंटन से लेकर सारे काम करें। आज की स्थिति में लगभग 6 लाख करोड़ का निवेश हमारे यहाँ हो चुका है। अभी 6 लाख करोड़ का निवेश छोटा नहीं होता। और अभी हम प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री जी को पत्र दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव के भूमि पूजन लोकार्पण एक ही दिन में करने वाले हैं। और अभी बीते महीने हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का पार्क का भूमि पूजन हमारे यहाँ धार के पास में हुआ। कमोबेश प्रधानमंत्री तो हमारे यहाँ हर बार आ रहे हैं। जैसे GIS में एक दिन पहले आकर के प्रधानमंत्री यहाँ जब निवेश की बात, तो 26 लाख करोड़ के MOU उनके सामने। ये जनता का हम पे भरोसा है, और देश भर के निवेशक, और केवल हमारे राज्य में नहीं, हमने अपने देश के बाकी राज्यों में भी जाकर के, तमिलनाडु से लगा करके आंध्र, कर्नाटक से हमारे लगाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, हर जगह हम रोड शो भी कर रहे हैं। और न केवल राज्य के बाहर देश में, बल्कि देश से विदेश में भी, विदेश में भी 5 जगह जाकर हमारे रोड शो हुए। अर्थात हर जगह निवेशकों को बुला करके हमारे राज्य से जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त लैंड बैंक हमारे पास है। भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी कि देश के मध्य में हमें बिजली पानी सरप्लस हमारे पास है, और श्रमिकों की हड़ताल कभी होती ही नहीं है। लाइन ऑर्डर इतना अच्छा है। ये सब कारण से लॉ एंड जबरदस्त। ऑर्डर से याद आया, देखिए PM मोदी बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत कुछ वादे पूरे किए, कुछ वादे नहीं पूरे, जिसमें विरोधी उन पे सवाल भी पूछते हैं, वो जवाब देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री एक बात पे विशेष जोर देते हैं कि हम भय मुक्त माहौल बनाएंगे ताकि इन्वेस्टर आ सके। लेकिन आपके राज्य में दतिया में एक सिंधी फैमिली की बिजनेसमैन है, उनको प्रॉब्लम होती है, और फिर आपको बतौर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पूर्व मंत्री का नाम आ रहा होता है। देखो, हमने किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट हुआ तो उससे सीधा नंबर हम बात भी करते हैं। अच्छा, और उसका समाधान निकालते हैं। तो इतने बड़े राज्य में एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री अकेले उसकी भी चिंता कर रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी। किसी को कोई कष्ट नहीं आने देंगे, यही तो मोदी जी की गारंटी है, तो वो हम कर रहे हैं। खैर, मुद्दों की बहुत बात कर लिए, थोड़ा सा चुनावी आपकी पार्टी की चकल्लस कर लेते हैं, क्योंकि आप बड़े मुश्किल से मिले हैं, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। आप लोग जो है जानना चाहते हैं, बाकी आपके अड़ोस पड़ोस के राज्य के भी, कि इतने बड़े बड़े नेता जो हैं आपके राज्य में हैं, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, और भी बहुत सारे लोग हैं। इन सब के बीच में जो बहुत एक्सपीरियंस भी रहे, इन सब के बीच में मोहन यादव सामंजस्य कैसे बिठा रहे हैं, और क्या इनके संबंध उमा भारती हो गई, कैसे हैं लोगों से? ये बहुत सरल है। आपका क्रिकेट में रुचि है कि नहीं? अरे, मैं बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखो, आप फिर भूल जाते हो। आपके प्रश्न का उत्तर उसी में है। ये जो टीम गेम होते हैं, इन टीम गेम में हमेशा टीम के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी भी रहते हैं। कप्तान तो कोई एक बनता है ना जी, और यंग भी हो सकता है कप्तान। तो वो जो कप्तान होता है, वो कप्तान का काम ही सबको लेके चलना है, तभी तो टीम जीतेगी। परिवार के अंदर में भी सब तरह के लोग रहते हैं, माताजी, पिताजी, बड़े बूढ़े सब। लेकिन घर के अंदर जो मुखिया बनता है, काम धंधा करता है, वो सबको ध्यान रखना पड़ता है। सबके मान सम्मान का ध्यान रखो, परिवार भाव से काम चलाओ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है आज तक। थोड़ा सा अपने विरोधियों के बारे में बता दीजिए, जैसे कमलनाथ जी हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, जीतू पटवारी, इनसे आपके संबंध कैसे? बहुत अच्छे। वो अपनी पार्टी का काम करते हैं, हम हमारी पार्टी का काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी किसी से कोई तकलीफ। और आपका परिवार इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में? बच्चे आपके क्या करते हैं? देखो, मेरे परिवार की तो इतनी छूट है कि मैं चाहे शिक्षा मंत्री था तब, या विधायक था तब, या आज CM हाउस, मेरे घर में मेरे 2 बच्चे, एक बच्ची है। बच्ची भी डॉक्टर है, वो शादी होके चली गई अपने घर पे। पत्नी और एक बच्चा वो उज्जैन रहते हैं। एक बच्चा जो मेडिकल कॉलेज की यहाँ PG की पढ़ाई कर रहा है, वो हॉस्टल रहता है। मेरे CM हाउस में मैं अकेले रहता हूँ, और कभी कोई तकलीफ नहीं आई, और ना कोई घर से किसी को डिस्टर्बेंस होता है। एक बात मैं आम लोगों के मन की आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि सब नेता ये दावा करते हैं कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमने देखा है अक्सर नेता गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर हो जाते हैं और लोग गरीब रह जाते हैं। आपको ये जानकारी दूसरे ढंग से पूछना चाहिए। जी, बताइए। हमारे जैसे जो लोग हैं, जिनकी अपनी विद्यार्थी परिषद के काल से हम लोग खड़े होके आए हैं,
हमारे सारे जैसे सारे लोग ही जिनके गृहस्थ जीवन इससे आप लोग तो अब एक अपवाद में आते हो कि भाई एक नॉर्मल कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ नेताओं के बारे में लोगों को है। मैंने आपसे कहा कि ये हमारी पार्टी में बहुत अच्छे से इस बात पे ध्यान दिया जाता है। ये सबका साथ सबका विकास बात करते हैं तो उसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए चलते हैं। इसलिए दीनदयाल जी का आदर्श भी है कि अंतिम व्यक्ति मतलब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में जब तक सरकार बदलाव नहीं लाएगी तब तक हमारा राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और माननीय मोदी जी का आदर्श उदाहरण सामने है कि उनके अपने आज 140 करोड़ के देश में उनका खुद का मकान कहाँ है, लेकिन 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दे देते। आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन 8 साल से मिल रहा है। ये मोदी जी के कलेजा हो सकता है। दवाई के समय आपने देखा होगा कि अमेरिका इंग्लैंड जैसे सक्षम लोग कोविड के इंजेक्शन को 1 लाख से 1.5 लाख में बेच के हमारे निःशुल्क लगा है। तो यही तो हमारा भाव है कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन के लिए सरकार अपनी भूमिका है। चलिए, बहुत पर्याप्त समय दिया आपने और पायलट का इशारा हो गया कि फ्लाइट लैंड होने वाली है, तो उसका समय का ख्याल रखते हुए हमारे कैमरे भी जो है महंगे भड़बड़ा गिर जाएगा तो हमारा काम लग जाएगा। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री न्यूज पिंच ने पहला इंटरव्यू मोहन यादव जी का किया। इन्होंने वक्त दिया, इसके लिए इनको शुक्रिया। और इन्होंने सारे जरूरी सवाल टैकल किए, इसके लिए भी साधुवाद है। क्योंकि हम अक्सर नेताओं को देखते हैं कि वो बहुत सारे सवालों से बचते हैं, लेकिन इन्होंने बचे नहीं है, इन्होंने डक नहीं किया, इन्होंने जवाब दिए। तो आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा? और जब हम कहते हैं कि जमीन पर टिकेंगे फलक तक पूछेंगे, तो ये ताकत आप ही लोगों से मिली है, हमारे सब्सक्राइबर और हमारे दर्शकों से मिली है कि आज न्यूज पिंच जो 2.5 महीने पहले शुरू हुआ चैनल है, वो मुख्यमंत्री से आकर के सीधे सवाल पूछ सकता है और आपकी बात वहां तक पहुंचा सकता है। जो युवा एमपी के देख रहे हैं, जो बिहार के नेता देख रहे हैं, या जो एमपी की जनता देख रही है, या पूरे देश के लोग जो देख रहे हैं, वो इन्होंने इंटरव्यू देखा होगा। आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई सवाल मुझसे छूट गया होगा तो चूंकि मैं बिहार इलेक्शन में बिजी था, कोई सवाल छूटा होगा तो हम अगली बार फिर मोहन यादव जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें समय दीजिए। भाई, आम पब्लिक ये सवाल पूछ रही है, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हमारा काम है आप तक सवाल ले आना, आपका काम है जवाब देना। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको बहुत शुभकामनाएं सर। आप जो है सीएम साहब प्रचार कर रहे हैं और आप प्रचार में लगे रहिए। आपकी पार्टी और लोग नेता यही करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बातचीत पसंद आई होगी। बिल्कुल, मैं आपके लिए शुभकामना देता हूँ। 2-2.5 महीने में आपने काफी प्रगति की है और ये जनता से जुड़ी हुई बातों को जनता के तरीके से पहुंचाने का आपका माध्यम और तरीका भी बहुत अच्छा है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। थैंक यू सो मच। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज पिंच देख रहे थे आप। न्यूज पिंच देखते रहिए आप। कैमरे के पीछे हमारे साथ तौफीक है। शुक्रिया।